जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी सेंटर पर। इस वीडियो में अभी हम लोग क्लास 11 का ज्योग्राफी मॉडल सेट 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो पर देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी मॉडल सेट सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, और इससे पहले हम मॉडल सेट सॉल्यूशन जैसे हिस्ट्री का वो सब और बाकी सब्जेक्ट का मॉडल सेट सॉल्यूशन कर चुके हैं। इसका भी ज्योग्राफी का भी मॉडल सेट 1 2 कर चुके हैं। जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप देख सकते हैं। सारा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप अगर इसका पीडीएफ चाहिए, आपको आंसर का पीडीएफ चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर है कि प्रश्न संख्या 1 से 7 जो है वो अति लघु उत्तर प्रश्न है। तो 7 में से आपको 5 का उत्तर देना है और इसका एक एक अंक करके मिलेगा आपको। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 मार्क का रहेगा। दूसरा क्या लिखा है कि प्रश्न संख्या 8 से 14 लघु उत्तर प्रश्न, इनमें से किसी 5 का उत्तर देना है 50 शब्द में और इसका अंक हो जाएगा 3 नंबर करके मिलेगा। ठीक है, अब आगे क्या है कि प्रश्न संख्या 15 से 19 जो है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर अधिकतम 150 शब्द में दीजिए। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए हम पहले 1 नंबर वाला क्वेश्चन जो 1 से 7 तक उसको पढ़ लेते हैं, उसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। ठीक है, पहले एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका एक एक करके आंसर बताते जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, ये महासागरीय जल की औसत लवणता क्या है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं पहले। महासागरीय जल की औसत लवणता क्या है, तो महासागरों की औसत लवणता 35% है। इसका मतलब समझे, जैसे हम अगर समुद्र से या महासागर से 1000 ग्राम यानी 1 किलो जल को लेते हैं तो उसमें हमारा 35 ग्राम जो है उसमें हमारा नमक निकलता है। ठीक है, वही लवणता है। दूसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर है, दूसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है, ये दूसरा क्वेश्चन है। चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, पृथ्वी का 71% जो भाग है, 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। 1.6% पानी जमीन के नीचे है और 0.001% वाष्प और बादल के रूप में, तथा 97% सागर और महासागर में, जो कि नमकीन या खारा पानी कह सकते हैं, वो है जो कि पीने काम नहीं आ सकता है। ठीक है, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन का आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन में यहाँ पे वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। तीसरा का हमारा आंसर यहाँ पे है, चलिए दिखा देते हैं तीसरा क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर है तीसरा क्वेश्चन का, तो वर्तमान में भारत में कुल राज्यों की संख्या अभी 28 है और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 8 है। ठीक है, इसको भी आप लिख लीजिए। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चौथा क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट के किन्हीं 2 दर्रों के नाम लिखें। चलिए दिखा देते हैं चौथा क्वेश्चन का आंसर। चौथा क्वेश्चन का आंसर हमारे यहाँ है, पश्चिम घाट के 2 दर्रों के नाम। पहला है भौर घाट दर्रा तथा दूसरा है पाल घाट दर्रा। ठीक है, ये पश्चिमी घाट का दर्रा है। चौथा क्वेश्चन हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पांचवा क्वेश्चन है कि अफवाह तंत्र किसे कहते हैं। ये मॉडल सेट 1 में भी था और 2 में भी था और 3 में भी है। ठीक है, चलिए देखते हैं अफवाह तंत्र किसे कहते हैं। तो देखिए आसान तरीका से याद रखना, जब मुख्य नदी जो होता है एवं उसका सहायक नदी मिलकर धरातलीय बनावट के आधार पर जल की दिशा तय करता है, अफवाह तंत्र उसी को कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए या लिख लीजिए। चलिए आप छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। छठा नंबर में इसका भी आंसर बता देते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। ठीक है, ये छठा क्वेश्चन का हमारा आंसर है। अब 7 में देखिए क्या है, 7 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर है 7 नंबर का क्वेश्चन कि भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। चलिए देखते हैं भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। यहाँ पर है हमारा 7 नंबर का लास्ट क्वेश्चन, भारत की तट रेखा जो है वो हमारा कितना है, तो 7516 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, ये हमारा 1 से 7 तक का प्रश्न हो गया। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको कॉपी में अपना लिख लीजिए। अब हम लोग सेक्शन बी में देखेंगे 8 से 14, जो कि हमारा कितना मार्क्स का है, जो कि 3 नंबर का है। 3 नंबर का क्वेश्चन सब है। तो 8 नंबर के देखिए अब क्या है, यहाँ से मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, एक एक क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, उसका एक एक करके आंसर बताते जाएंगे। ठीक है,
चलिए देखते हैं हमारा 8 क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर है देखिए, मौसम और जलवायु में अंतर। मौसम इधर है, इधर जलवायु है। मौसम एक छोटे क्षेत्र की वायुमंडलीय दशा का प्रतिनिधित्व करता है, और जलवायु में क्या होता है, जलवायु बड़े क्षेत्र या भूभाग की वायुमंडलीय दशा का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अब देखिए मौसम अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा है, जबकि जलवायु दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा है। ठीक है, अब तीसरा उसका देखिए क्या है। तीसरा में देखिए क्या लिखा है कि मौसम दिन में कई बार बदल सकता है बादल, लेकिन जलवायु लंबे समय तक नहीं बदलता है। चौथा, एक ऋतु के मौसमों में किसी एक तत्व की प्रधानता रहती है। और यहाँ पर क्या है लास्ट उसका, जलवायु में एक प्रकार की जलवायु में एक या अनेक ऋतुएं होती है। जलवायु में एक से अधिक तत्वों का प्रभाव रहता है। ये हमारा जलवायु और मौसम में अंतर हो गया, तो इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर में क्या है हमारा। 9 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे, जलोढ़ मृदा से आपका क्या तात्पर्य है, यह भारत में कहाँ पाई जाती है। चलिए देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन 9 नंबर क्वेश्चन का। 8 हो गया, यहाँ पर 9 देखिए क्या है। यह अत्यंत उपजाऊ है, इसे जलोढ़ या कछारीय मिट्टी भी कहा जाता है। यह भारत के 43% भाग में पाई जाती है। यह मिट्टी सतलुज, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है। इस मिट्टी में कंकड़ नहीं पाए जाते हैं। भारत के उत्तर के विस्तृत मैदान तथा प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदानों में मिलती है। ये जो मिट्टी है बहुत ही उपजाऊ है, और जो ये भारत का जो नदी है, मुख्य मुख्य नदी, उनके द्वारा बाढ़ जो आता है उनके द्वारा बहा कर लाए गए रेत सिल्ट मृत्तिका जो होता है उसी से ये उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, तो ये हमारा 9 का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर है हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि हिमालय से निकलने वाली नदियों की 3 विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, चलिए इसका 3 विशेषता को लिख देते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। देखिए क्या, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, पहला देखिए, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बर्फ और ग्लेशियर यानी हिमानी या हिमनद से पिघलने से बनी है, पहला हो गया। अतः इनसे पूरे वर्ष के दौरान निरंतर प्रवाह बना रहता है, ये हो गया। दूसरा कि हिमालय की नदियों के बेसिन बहुत बड़े हैं एवं उनके जलग्रहण क्षेत्र सैकड़ों हजारों वर्ग किलोमीटर में फैले हैं, दूसरा हो गया। अब क्या है, हिमालय की नदियों के 3 प्रमुख तंत्रों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, ये हमारा तीसरा हो गया, तो इसको आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 11वां नंबर क्वेश्चन का। 11 नंबर का क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं हम। यहाँ पर है हमारा 11 नंबर का, भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। इसका भी शानदार ट्रिक बताने वाले हैं आपको, कभी भी नहीं भूलिएगा आप लोग, एग्जाम में भी कभी नहीं भूलिएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान से आप भी याद रख सकते हैं। देखिए, भारत कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है। कौन कौन सा, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरती है। ट्रिक क्या है, देखिए, मित्र पर गमछी झाड़। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो इसका हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। मी से क्या हो जाएगा, मिजोरम। ठीक है, मी से क्या हो गया आपका मिजोरम। त्रि से क्या होगा, त्रिपुरा। प से क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। र से क्या हो जाएगा, राजस्थान। गौ से क्या हो जाएगा, गुजरात। म से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और छ से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, झ से झाड़, तो यहाँ से झारखंड हो जाएगा। देखिए ये बहुत ही शानदार ट्रिक है, एक बार फिर से दिखा देते हैं। मित्र पर गमछी झाड़, म से क्या हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे देख सकते हैं मिजोरम। त्र से त्रिपुरा, ठीक है। प से पश्चिम बंगाल। र से राजस्थान, गौ से यहाँ गुजरात। म से मध्य प्रदेश। छ से छत्तीसगढ़ और झार से तो झारखंड का हो जाएगा। बहुत ही आसान ट्रिक है, इसको आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है, 11 नंबर हो गया। हम लोग 12 नंबर का क्वेश्चन का देखते हैं आंसर। चलिए 12 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर में है कि मृदा संरक्षण के 3 उपाय लिखें। मृदा संरक्षण का 3 उपाय क्या क्या है, चलिए देखते हैं कि मृदा को हम लोग अपरदन होने से कैसे बचाएंगे। आइए देखते हैं। देखिए क्या है, मृदा संरक्षण के 3 प्रमुख उपाय। पहला क्या है कि वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए तथा वृक्षारोपण पर विशेष बल दिए जाना की आवश्यकता है, ये पहला हो गया। दूसरा है कि ढालू भूमि पर मेड़बंदी करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तीसरा है निर्माण एवं खनन आदि कार्य मृदा अपरदन से बचाव की दृष्टि से होना चाहिए। ये हमारा 3 जो था प्रमुख उपाय मृदा संरक्षण का, जिसकी हम मृदा को अपरदन होने से रोक सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 12 का आंसर हो गया। अब 13 का आंसर देखेंगे, उससे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर है हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन कि महासागरीय नितल के उच्चावच का वर्णन करें। चलिए इसका भी वर्णन करिए देते हैं।
13 नंबर का। यहाँ पर है हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन महासागरीय। देखिए क्या है, महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चवच है। यह पृथ्वी के गहरे क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत है तथा इसमें पृथ्वी की विशाल जलराशि संचित है। महाद्वीपों के विपरीत महासागर एक दूसरे से स्वाभाविक रूप में इतने करीब हैं कि उनका सीमांकन करना कठिन हो जाता है। फिर भी भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 5 महासागर में विभाजित किया है, जिनके नाम प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी एवं आर्कटिक जिस महासागर है। जिस प्रकार स्थलीय भाग पर पर्वत, पठार और मैदान आदि पाए जाते हैं, उसी प्रकार महासागरीय नितल पर भी विभिन्न प्रकार की आकृति पाया जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन 13 का जो था उसी का आंसर है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर में क्वेश्चन क्या है, तो 14 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आंसर को देखेंगे। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि लाल मृदा की विशेषता का वर्णन करें। चलिए इसका विशेषता का वर्णन करते हैं, लाल मृदा क्या है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है हमारा 14 नंबर का। देखिए लाल मिट्टी यानी मृदा, तो लाल मिट्टी यानी मृदा, ठीक है। लाल मृदा लाल पीली एक चॉकलेटी रंग की होती है, ठीक है। शुष्क और तर जलवायु में प्राचीन रवेदार और परिवर्तित चट्टानों की टूट फूट से बनती है। ये जो लाल मिट्टी है ना, वो चट्टानों के टूट फूट से बनता है और यह मिट्टी पानी के संपर्क में आने से हल्की हल्की पीली दिखती है, ठीक है। इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम और चूना अधिक होता है। यह मिट्टी अत्यंत रंध्र युक्त होती है। इस मिट्टी में बाजरा की फसल अच्छी पैदा होती है, किंतु गहरे लाल रंग की मिट्टी कपास, गेहूँ, दाल मिट्टी अनाज के लिए उपयुक्त है। समझ में आ गया। ये हमारा 14 जो क्वेश्चन है उसका आंसर है, ठीक है। ये हमारा हो गया 14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 का। उससे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद आंसर को देखेंगे। तो यहाँ पर है हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या, हिमालय अपवाद तंत्र एवं प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र में कोई 5 अंतर स्पष्ट करें। तो एक बात आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं अपवाद तंत्र किसे कहते हैं, जो 5 नंबर में क्वेश्चन बताए। यहाँ पर देखिए 5 नंबर का जो यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा कि मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी जो मिलता है ना, उसी को उसका बनावट के आधार पर जल की दिशा तक उसी को अपवाद तंत्र कहते हैं, ठीक है। नदी को ही मतलब अपवाद तंत्र कहता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो उसी को अभी 15 नंबर का क्या क्वेश्चन था, हिमालय अपवाद तंत्र, कहीं नहीं हिमालय नदी और प्रायद्वीप नदी में तंत्र में कोई 5 अंतर स्पष्ट करें। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। यहाँ पर है हमारा 15 नंबर का। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन प्रिंट गलत हो गया है, ये हमारा 15 नंबर का ही है, ठीक है। यहाँ पर प्रिंट गलत हो गया, ये हमारा 15 नंबर का ही क्वेश्चन है, यहाँ पर 18 लिखा गया, ठीक है। इसको आप लोग मत देखिए। चलिए देखते हैं क्या क्या है। ये 18 नंबर का नहीं है, 15 नंबर का है। तो पहला है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, इधर प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो हिमालय से निकलने वाली अधिकांश नदियाँ जन्म एवं उत्पत्ति हिमालयों से हुई है, ठीक है। और इधर क्या, प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियाँ वर्षा जल या भूमिगत जल पर निर्भर है, क्योंकि यहाँ हिमपात नहीं होता है। दूसरा है कि हिमाच्छादित प्रदेशों से निकलने के कारण हिमालय से निकलने वाली नदियाँ वर्ष भर सतत वाहिनी एवं सदा नीरा रहती है। प्रायद्वीपीय, अब इसका देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ निम्न पहाड़ियों तथा पठारों से निकलती है, अतः वर्ष भर जल की आपूर्ति न होने के कारण ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है। इन नदियों में वर्षा ऋतु में ही जल रहता है, जिस कारण ये सतत वाहिनी एवं सदा नीरा नहीं होती है। और देख लेते हैं क्या है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ समतल मैदानी क्षेत्रों में बहुत ही मंद गति से प्रवाहित होती है। ये नदियाँ जल परिवहन की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ असमतल, उबड़ खाबड़, पथरीले भागों से तीव्र गति से प्रवाहित होती है, अतः प्रवाह क्षेत्र विषमता के कारण जल परिवहन की दृष्टि से अनुपयोगी है, ठीक है। अब देखिए चौथा में क्या है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ का अपवाद तंत्र विशाल है, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ के अपवाद क्षेत्र बहुत ही छोटे हैं। एग्जाम्पल में जैसे इसका हो जाएगा 5वां नंबर का हमारा ऑप्शन कि गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों का, इसमें क्या हो जाएगा कृष्णा एवं कावेरी नदी का। तो 5 अंतर आपको इसमें बता दिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन का, और ये हमारा 15 का आंसर था, ठीक है। 15 का यहाँ पर क्वेश्चन प्रिंट गलत हो गया। चलिए अब देखते हैं हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन, 19 नहीं 16 का। 16 नंबर क्या कि भारतीय जलवायु की मुख्य विशेषता का वर्णन करें, ठीक है।
चलिए इसका आंसर बताते हैं आपको। 16 नंबर का यहाँ पर है हमारा 16 नंबर का आंसर। देखिए भारतीय जलवायु का किसी क्षेत्र विशेष की लंबी अवधि के दौरान मौसम संबंधी दशाओं को जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु विविधतापूर्ण है। यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान में तथा एक ऋतु से दूसरे ऋतु में तापमान व वर्षा की मात्रा में काफ़ी अंतर है। अत्यधिक प्रादेशिक भिन्नता भारत की जलवायु की विशेषता है, क्योंकि ऐसी जलवायु विश्व में कहीं नहीं मिलती। भारत की जलवायु पर विषुवत रेखा के निकटता कर्क रेखा के मध्य से निकलने, कुछ भागों के समुद्र तल से काफ़ी ऊंचे होने तथा समुद्र से 3 ओर से देश के घिरे होने का प्रभाव भी पड़ता है। आसाम में भारी वर्षा होती है तथा यहाँ के जलवायु आर्द्र है। राजस्थान में कम वर्षा होने के कारण यहाँ की जलवायु शुष्क है। पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल में जहाँ ग्रीष्मकालीन में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, वहीं शीत ऋतु में जम्मू कश्मीर में स्थित द्रास एवं कारगिल में तापमान 0 से 40 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। इसी तरह जहाँ मेघालय, मौसिनराम, चेरापूंजी व आसाम में 900 से 1000 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, वहीं उसी अवधि के राजस्थान के जैसलमेर आदि क्षेत्रों में लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। तो ये थोड़ा बड़ा आंसर है, क्योंकि इसमें हमको 150 शब्द में मैक्सिमम लिखने बोला है, इसलिए थोड़ा बड़ा है। तो ये हमारा 16 नंबर का आंसर है, इसको आप लिख लीजिए वीडियो को रोक कर। तो अब बढ़ते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन का। और 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर है 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि काली मृदा किसे कहते हैं, इसके निर्माण एवं विशेषता का वर्णन करें। चलिए इसका देखते हैं 17 नंबर का आंसर। तो यहाँ पर है हमारा 17 नंबर का आंसर। क्या लिखा हुआ देखिए, भारत की स्थानीय मिट्टी से काली मिट्टी सबसे अधिक दिखाई देती है। इसे रेगुर भी कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस की कमी होती है। अब क्या है कि काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि यह दक्कन ट्रैप के लावा चट्टानों के अपक्षय अर्थात टूटने फूटने से निर्मित हुई है। ठीक है। अब क्योंकि दक्कन पठार के अलावा काली मिट्टी मालवा पठार की भी विशेषता है, अर्थात मालवा पठार पर भी काली मिट्टी पाई जाती है। ये उन सबका विशेषता है। अब क्या है कि काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है। अब चौथा हमारा क्या है, 5वां, काली मिट्टी की प्रमुख विशेषता यह है कि उसमें जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। काली मिट्टी बहुत जल्दी चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है। इसी गुण के कारण काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। ठीक है। अब लास्ट क्या है कि कपास की खेती सर्वाधिक गुजरात राज्य में होती है, अर्थात कपास का उत्पादन सर्वाधिक गुजरात राज्य में होता है। ठीक है। काली मिट्टी में जो कपास की खेती अच्छा होता है। तो ये हमारा 17 नंबर का आंसर है। थोड़ा लॉन्ग तो जाएगा, 150 शब्द में लिखने बोला है, इसको आप लिख लीजिए। अब हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पर है 18 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे 18 नंबर देखिए, क्या है कि महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। चलिए महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाला कौन कौन सा कारक है उसका वर्णन कर देते हैं। 18 नंबर का देखिए क्या है। तो यहाँ पर है हमारा 18 नंबर का क्या क्या है, प्रकृति में उपस्थित सभी जल में खनिज लवण घुले हुए होते हैं। लवणता वह शब्द है जिसका उपयोग समुद्र जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने में किया जाता है। इसका परिकलन 1000 ग्राम यानी 1 kg समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा के द्वारा किया जाता है। इसे प्रायः प्रति 1000 भाग % पीपीटी के रूप में व्यक्त किया जाता है। लवणता समुद्री जल का महत्वपूर्ण गुण है। 24.7% की लवणता को खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया है। अब देखिए क्या है, महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाला कारक। तो क्या क्या कारक है, महासागर की सतह के जल की लवणता मुख्यतः वाष्पीकरण एवं वर्षण पर निर्भर करती है। दूसरा है, तटीय क्षेत्रों में सतह के जल की लवणता नदियों के द्वारा लाए गए ताजे जल के द्वारा तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने एवं पिघलने की प्रक्रिया से सबसे अधिक प्रभावित होती है। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है 19 नंबर। 19 नंबर में क्या है, चलिए देखते हैं। एक मैप दिया हुआ, उसी में इसको दर्शाना है नाम से। तो क्या है कि मानचित्र पर दर्शाइए। ठीक है। तो गोदावरी एवं कृष्णा नदी को दर्शाना है, पश्चिमी घाट को दर्शाना है, चिल्का झील को दर्शाना है, अरब सागर को और कच्छ की खाड़ी को दर्शाना है। ठीक है। तो हमारा सेट 2 में एक
जो मैप वाला क्वेश्चन था लास्ट 19 नंबर, वो हमारा छूट गया था, ठीक है। तो उसको हम लोग कभी नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। तो अभी हम लोग इसका पहले देख लें। तो क्या क्या था पहले, कच्छ की खाड़ी। तो यहाँ जो है ना हमारा, यहाँ पे है हमारा कच्छ की खाड़ी, ठीक है। तो आप लोग इसको लोकेट कर लीजिएगा, यहाँ पे कच्छ की खाड़ी है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, और यहाँ से जो यहाँ है ना, यहाँ से जी हाँ, ये हमारा पूरा जो है ये पश्चिमी घाट है, ठीक है। और यहाँ जो देख रहे हैं आप, इधर इधर पूरा, जहाँ पूरा पानी ही पानी रहता है, ब्लू ब्लू कलर का, अगर मैप में देखे होंगे तो ये हमारा पूरा पूरा जो है ये अरब सागर है, ठीक है। अब यहाँ से जो ये वाला जो नदी बह रहा है, ये वाला नदी जो बह रहा है, एक मिनट आपको कलर चेंज करके दिखा देते हैं। ये वाला जो नदी बह रहा है ये गोदावरी नदी है, और ये वाला जो नदी बह रहा है ये हमारा कृष्णा नदी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो उड़ीसा है, यहाँ पर हमारा चिल्का झील है। ये पहला सेट में भी था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा इस प्रकार से लोकेशन दे दिए, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन आपको उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सारा वीडियो आप लोग देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल रहे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।